हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। लुसेंट साइंस 50 डेज कोर्स में आज हम लोग सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। जिससे पहले 4 सेट में करा चुका हूं, उसका लिंक नीचे दे दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। लुसेंट जो कि सामान्य विज्ञान है, उससे टोटल 1500 क्वेश्चन में कराने वाला हूं 50 दिन में, और इसका सेट नंबर ये 5 है। पूरे लुसेंट का निचोड़ मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि आगामी सभी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखना है और आंसर बताना है। आप लोगों को मन में सोच लेना है, बताना नहीं है, और फिर बताना है लास्ट में आप लोगों का अपना स्कोर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। यहाँ पर पशु कोशिका की जगह जंतु कोशिका भी लिख सकता है। तो पादप मीन्स की पेड़ पौधे वाले कोशिका और जंतु मीन्स की जीव जंतु वाले कोशिका में जो अंतर पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति के कारण पाया जाता है। ठीक, कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में मिलता है, जंतु कोशिका में नहीं। और ये पादप कोशिका में जो रहता है बाहरी आवरण जो होता है उसे मजबूती प्रदान करता है, कठोरता देता है। ठीक, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है कि कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का बी ब्लड ग्रुप है, तो किसी लोगों को जरूरत वाला ब्लड ग्रुप का मीन्स की ब्लड का, तो वो किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को बी वाले दे सकते हैं ब्लड ग्रुप। आपके सामने देखिए सभी ऑप्शन ये रहा और आपको चूज कर बताना है। तो बी वाला किसको किसको दे सकता है, तो ए बी को तो कोई भी दे सकता है, क्योंकि ए बी को क्या बोला जाता है, स्वर्गाही बोला जाता है। ये किसी से ले सकता है। और ओ वाले जो है ये किसी को दे सकता है, मीन्स की ये स्वरदाता कहा जाता है। ठीक, स्वरदाता जिसे बोला जाता है, आपको वो बोला जाता है ओ वाले ब्लड ग्रुप का। तो बी वाले दे सकते हैं ए बी को, आपको यहाँ पर ए बी को और बी को, यहाँ बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर बी ए बी वाले को दे सकते हैं और बी ग्रुप वाले को बी वाले दे सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि रेशम के कीट पालन कहलाता है, जो रेशम के कीट पालन करते हैं वो कौन सा विज्ञान कहलाता है, ये आपको बताना है। तो रेशम के कीट पालन जो विज्ञान कहलाता है वो सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कैंडेला किसका मात्रक है, बताना है कैंडेला किसका मात्रक है। आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैंडेला किसका मात्रक है ये बताना है आपको। देखिए कैंडेला जो मात्रक है ये किसका है, तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ये ध्यान से आपको क्वेश्चन लगाने लाऊंगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ताप का मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। पदार्थ के परिमाण किस में मापा जाता है, तो मोल में। तो बेसिक यूनिट भी याद रखिएगा, 7 जो बेसिक यूनिट होता है उसके बारे में पूछ सकता है। और 2 यूनिट और होते हैं, जैसे कि समतल कोण को रेडियन में मापा जाता है और घन कोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो 4 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान है। जो पलायन वेग क्या कहलाता है, सबसे पहले तो कोई भी पिंड जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पार हो जाता है उसे पलायन वेग कहलाता है। जिस वेग से हम कोई वस्तु को फेंकते हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बाहर हो जाए, मीन्स की बाहर चला जाए पार करके, वो पलायन वेग कहलाता है, जो कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आराम से आप लगा सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और पूछ सकता है कि पलायन वेग कक्षीय वेग के कितना होता है, तो पलायन वेग जो होता है ये कक्षीय वेग के अंदर √2 गुना होता है। मीन्स की आपको बोल सकते हैं कि पलायन वेग जो होता है अंदर √2 गुना होता है कक्षीय वेग का। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बीटा किरणें बनी होती है। जो बीटा किरणें बनी होती है किससे बनी होती है, आपके सामने ऑप्शन है ये देखिए। तो बीटा किरणें किससे बनी होती है आपको बताना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको लगाना होता है। तो देखिए बीटा किरणें पर आप देखिएगा तो ऋण आवेश होता है, और ऋण आवेश मीन्स की ऋण आवेश से ये बना होता है। और आपको इस पर कितना आवेश हो सकता है पूछ सकता है बीटा किरणें पर। तो यहाँ पर देखिए -1.6 × 10⁻⁹ केल्विन होता है, ये माइनस में होता है। ठीक, और बीटा किरणें निकलने पर परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होता है। 1 इकाई की वृद्धि होता है बीटा किरणें अगर निकलती है तो ये ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का आंसर बी हो जाएगा। 6 का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निशा अंधता जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, किसकी कमी के कारण होता है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रात को लोगों को दिखाई नहीं देता है। ठीक, ये आपको किसकी कमी के कारण होता है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखिए ये आपको विटामिन ए की कमी के कारण, इसलिए बोला जाता है कि ये आंख की बीमारी है। और आंख की किसी भी बीमारी के लिए विटामिन ए प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, नाम से ही पता चल रहा है, रेटिना जो आंख में होता है उसी को देखते हुए रेटिनोल इसका नाम है विटामिन ए का। और विटामिन ए की कमी से आपको क्या हो सकता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। और विटामिन जो ए है ये कहाँ मिलता है प्रचुर मात्रा में, तो ये आपको गाजर में मिलता है। ठीक, वैसे ही विटामिन बी की कमी से क्या हो सकता है, बेरी हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक हो सकता है। और विटामिन B1 का नाम पूछ सकता है रासायनिक, तो उसका नाम है थायमीन। विटामिन सी की कमी से आपको क्या हो सकता है रोग, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो अस्कॉर्बिक अम्ल, ये एक प्रकार की एसिड है। अब खट्टा वाला जो भी चीज़ है उसमें विटामिन सी मिलता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में मिलता है। ठीक, फिर आप आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है ये पूछ सकता है। बच्चों में रिकट्स हो सकता है
और बड़े जो हैं वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो सकता है, ठीक। और विटामिन डी आपको पता ही है कहाँ मिलता है, तो वो सूरज के प्रकाश में, और विटामिन डी का कैल्सीफेरोल रासायनिक नाम है, ये सब पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो सेवन का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता जो है इसकी खोज किसने की थी आपको बताना है। तो इसकी खोज एच बैकुरल ने किया था, एच बैकुरल ने किया था रेडियोधर्मिता की खोज, और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। यह ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रियता की खोज जो किया गया था, यह धर्मिता, ये 3 लोगों मिलकर यहाँ पर हेनरी बैकरल, पीएच क्यूरी और एम क्यूरी किया था, और इन तीनों को सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। रॉबर्ट पियरे और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी, यह ध्यान में रखिएगा। और कोई भी रेडियो एक्टिव जो तक है उसमें रेडियो सक्रिय तत्व पाया जाता है अल्फा बीटा गामा, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि गामा का वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है और सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला अल्फा किरण होता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है, ये बताना है इसमें से कौन सा यौगिक है। आपके सामने ऑप्शन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से सोच कर लगाना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसमें से कौन सा यौगिक है, तो ये जल जो हो जाएगा, एक प्रकार की यौगिक है। क्या है जल? एक यौगिक है। जल के फार्मूला क्या होता है आपसे पूछ सकता है, तो H2O होता है, ठीक। क्या होता है? जल के फार्मूला H2O होता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको डी। पृथ्वी पर 71% जल पाए जाते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसलिए पृथ्वी को बाहर से देखिएगा तो नीला दिखाई देगा, इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है, ठीक। जल में जो आपको जल में देखिएगा H2O इसका फार्मूला होता है। तो जल में आप देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात जो हो जाता है 1:8 में हो जाता है, ठीक। और आयतन के अनुपात में देखिएगा तो 2 आपको होता है H और 1 होता है आपको ऑक्सीजन में, इसकी 2:1 में हो जाएगा, ठीक। उदासीन जल जो होता है उसका pH वैल्यू 7 होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और वर्षा का जल जो होता है ये उदासीन होता है, इसकी वर्षा का जल शुद्ध होता है, ठीक। ये सब आपको क्वेश्चन आना चाहिए। आगे चलते हैं। जो हीरा है ना, ये आपको कार्बन का प्रूफ है, और हीरा जो है ये काफ़ी कठोर होता है, और ग्रेफाइट काफ़ी मुलायम होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन से द्रव धातु है, बताना है कि इनमें से कौन से द्रव धातु है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मीन्स कि ये धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, अपवाद के रूप में ये देख सकते हैं क्वेश्चन। ये पारा हो जाएगा, पारा, ठीक। पारा आपको याद रखिएगा, इसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें चमक भी होता है। और इसका जो अयस्क है सिनेबार अयस्क है, ये ध्यान में रखिएगा। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके आंसर हो जाएगा डी। थर्मोमीटर में भी आपको जो होता है पारा का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं। भोजन में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाले रोग जो है ये कौन सा है, गेवटर रोग कहा जाता है, जिसे घेंगा रोग भी बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। बेरी रोग आपको विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स आपको पता ही होना चाहिए, रिकेट्स किससे होता है, विटामिन डी की कमी से। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये वयस्क में होता है विटामिन डी की कमी से, और जो रिकेट्स होता है ये बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन लगाना है कि मधुमेह रोग संबंधित है। जो मधुमेह रोग है ये किससे संबंधित, जिसे चिनिया रोग भी बोला जाता है आसान भाषा में। तो देखिए, मधुमेह रोग लैंगरहंस की दीपिकाओं से संबंधित है, ठीक। ये याद रखिएगा। इसे आपको पेनक्रियाज भी बोला जाता है, ग्लैंड पेनक्रियाज, ठीक, स्थित होता है इसमें, और ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये याद रखिएगा, इंसुलिन एक प्रोटीन के बना होता है, और इंसुलिन के कारण ही आपको मधुमेह रोग होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इंसुलिन में पूछ सकता है कौन से धातु पाया जाता है, तो जिंक नामक धातु इंसुलिन में, आपको जिंक नामक धातु जो है इंसुलिन की इकाई की क्रिया को बढ़ाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 12 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से यक्ष्मा का रोगाणु है। यक्ष्मा जिसे टीबी भी बोला जाता है, तो यक्ष्मा का आपको रोगाणु है, इसमें से किसके कारण यक्ष्मा रोग हो सकता है आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया है इसी के कारण यक्ष्मा रोग हो सकता है, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको लगा लीजिएगा। तो ये किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। विषाणु मीन्स की आपको वायरस हो जाता है, ठीक। तो ये जीवाणु डी आपको हो जाएगा इसके आंसर। 13 का आंसर डी हो जाएगा, आराम से आप लगा सकते हैं इसको क्वेश्चन का आंसर, ठीक। तो ये 13 था। देखिए, कुछ आपको विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग मैं बता देता हूँ। विषाणु मीन्स की वायरस, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपको विषाणु। वायरस द्वारा कौन कौन रोग उत्पन्न हो सकता है, तो एक तो इन्फ्लुएंजा हो सकता है, पोलियो हो सकता है, खसरा हो सकता है, चेचक हो सकता है, छोटी माता हो सकता है, रेबीज हो सकता है, गलसुआ हो सकता है, हेपेटाइटिस भी अब नाम सुने होंगे, हेपेटाइटिस सी का, पीलिया रोग हो सकता है, एड्स का नाम सुने होंगे, ट्रोकोमा जो रोग होता है रोग होता है ये भी हो सकता है आपको। ये जितना भी रोग होते हैं ये आपको वायरस के कारण होते हैं, इसकी विषाणु के कारण। जीवाणु से रोग होने वाले मुख्य का आप देख सकते हैं, हैजा हो सकता है, मिथ्यारा हो सकता है, टेटनस हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है, काली खांसी हो सकता है, कुष्ठ रोग हो सकता है। ये सब आपको किसके कारण होता है, तो आपको इसकी बैक्टीरिया के कारण आपको होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब आपको जीवाणु के कारण जो अभी मैंने लास्ट में बताया वो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दूध में उपस्थित शर्करा है। दूध में उपस्थित कौन सी शर्करा है ये आपको बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लैक्टोमीटर से दूध की आपको शुद्धता मापी जाती है, तो ये आपको लैक्टोज जो हो जाएगा ये दूध में उपस्थित शर्करा होता है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। अब फ्रुक्टोज किस में पाया जाता है, तो ये मध में, जो मध होता है ना, मधुमक्खी मध लगाते हैं वो, उसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है, ठीक, जो कि मीठा बताता है, वो मीठा बनाता है फ्रुक्टोज। ये सब याद रखिएगा। सुक्रोज जो होता है ये गन्ना जो होता है ना, ईख जिसे बोला जाता है, उसमें पाया जाता है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित होते हैं, क्लोरोफिल में कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्लोरोफिल की संरचना में कौन से तत्व पाए जाते हैं, आपके सबसे पहले ऑप्शन देख लेना है और फिर क्वेश्चन बनाना है। तो क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम ज़्यादा नहीं, मैग्नीशियम तत्व आपको पाए जाते हैं क्लोरोफिल में, ठीक, ये याद रखिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि पत्ती का जो हरा वड़क है उसको आपको ये प्रदान करता है, क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा पत्ती। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको याद रखिएगा कि लोहा जो पाया जाता है ये ब्लड में पाया जाता है, ये ब्लड में लोहा की कमी से आपको ब्लड में कमी हो जाता है, तो ब्लड का भी कमी आप देखिएगा जिससे अनीमिया रोग हो जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, एनीमोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। जो एनीमोमीटर है इस किसको मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, आपसे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए एनीमोमीटर जो है ये किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर आपको वेग मापने के लिए, वायु के वेग मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। देखिए वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वर्षा मापने के लिए रेनगेज का उपयोग किया जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक, वर्षा मापने के लिए। और गहराई, अगर समुद्र की गहराई मापना है तो फोदोमीटर का उपयोग किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। अल्टीमीटर से आपको ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हुए। जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने निम्नलिखित में किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हुए थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। तो मेंडल का नाम आप जान ही रहे होंगे, मेंडल आपको मटर के पौधा पर वो आपको परीक्षण किए थे। तो ये अनुवंशिकता के नियम के लिए, किसके लिए, अनुवंशिकता के नियम, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आपको जाता है गुण, अनुवंशिकता के नियम के लिए ग्रेगर मेंडल, और अनुवांशिक के पिता भी कहा जाता है इन्हें, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंडल है कौन से पौधे पर अनुवांशिक का प्रयोग किए थे, तो ये आपको साधारण जो मटर है उस पर किए थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। जो भोपाल में आपको दुर्घटना हुआ था 1984 में, इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, ये आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो ये लगाना है आपको। देखिए भोपाल जो गैस दुर्घटना हुआ था इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसे कार्बाइड भी बोला जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का आपको रिसाव हुआ था। तो ये 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निंद्रा रोग पैदा करता है, निंद्रा रोग, ये आपको बताना है। निंद्रा रोग एक मक्खी होती है, उसके काटने से होता है, तो ये निंद्रा रोग पैदा करता है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन से पैदा करता है, तो ये ट्रेपोसोमा द्वारा निंद्रा रोग पैदा होता है, ये याद रखिएगा, ट्रेपोनोसोमा, ठीक। 19 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने बार 2 दांत आपको विकसित होते हैं ना, एक दुग्धा दांत होता है बचपन में जो टूट जाता है फिर से दांत जमता है, ठीक। तो ये आपको 20 ऐसे दांत जो होते हैं जो जीवन काल में 2 बार आपको विकसित होते हैं, ठीक। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। जो जल के अस्थायी कठोरता है उसके मुख्य कारण आपको पूछ रहा है, इसका क्या होता है। तो ये आपको जल के अस्थायी कठोरता के कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आराम से लगा सकते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड के आपको सल्फेट, ठीक। 21 के आंसर आप क्या लगाइएगा, यहाँ पर बी लगा सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा, जल की जो आपको अस्थायी कठोरता होती है, अस्थायी नहीं, जल की अस्थायी कठोरता उबालकर दूर किया जाता है, और जो अस्थायी अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से दूर हो जाएगी, ठीक, अस्थायी और दोनों, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। जल की अस्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने पर दूर हो सकती है, और सोडियम आपको डालकर सोडियम कार्बोनेट अस्थायी और अस्थायी दोनों को आपको कठोरता दूर आप कर सकते हैं, ठीक। और वैसे सिर्फ अस्थायी अगर कठोरता पानी के दूर किया जाए मिस की जल की, तो उसे उबाल दिया जाएगा तो दूर हो सकता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं या कोई भी जानवर को मार के खाते हैं तो हम कौन से उपभोक्ता कहेंगे, ये आपको बताइए। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ खाते हैं, अगर किसी भी चीज़ को आपको जैसे घास फूस कुछ भी हम खाते हैं तो वो आपको हम उपभोक्ता हो गए। उत्पादक वो हो गए जो कि चीज़ हम खा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें पत्ती खा रहे हैं या कुछ भी पालक खा रहे हैं तो उत्पादक हो गया जिस पर चीज़ पर हम आधारित है, और उपभोक्ता में इसकी जो खाने वाला होता है, ठीक, वो उपभोक्ता हो जाता है, ठीक। तो हम कौन से उपभोक्ता हुए, तो हम जब आपको मांस या बकरी भेड़ और मार कर खाएंगे तो हो जाएंगे हम लोग द्वितीय उपभोक्ता। कौन से, द्वितीय। प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएंगे, जैसे बकरी गाय ये सब जो शाकाहारी चीज़ खाते हैं ये सब प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाती है, ठीक, ये सब याद रखिएगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे जब लोग मांस खाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है या लेती है, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, निम्नलिखित में कौन से सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है, आपके सामने ऑप्शन है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक। माफ कीजिएगा। तो ये सबसे कम समय लेने वाले इसमें पृथ्वी हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और कितना समय लेता है, तो ये सूरज की परिक्रमा में 365 दिन 5 दिन 48 घंटे 46 सेकंड लेता है, ठीक। फिर से मैं बता देता हूँ, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ऐसे भी याद रख सकते हैं। 365 दिन 6 घंटे, ऐसे आप एवरेज में याद कर सकते हैं, ठीक।
और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर पानी 71% उपस्थित है, इसके कारण ये नीला दिखाई देता है। और एकमात्र ये ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन उपस्थित है अभी, ये तो आप जानते हैं। अब पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर, ये याद रखिएगा। ये 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, आपको याद रखिए, उपग्रह नहीं माफ कीजिएगा, ये ग्रह है। इसका उपग्रह मात्र एक चंद्रमा है, ठीक, जिसे जीवाश्म आपको जीवाश्म ये भी कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह भी बोला जाता है चंद्रमा को, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और ये आकार की दृष्टि से सबसे 5वां आपका बड़ा ग्रह है, आपको पृथ्वी, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक, और इसका सबसे बड़ा ग्रह के उपग्रह भी है गैनीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा किसका उपग्रह है, तो ये शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, उसके बाद बृहस्पति का नाम आता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मीथेन अणु की आकृति होती है। जो मीथेन अणु है उसकी आकृति कैसी होती है, इसका फॉर्मूला होता है CH4, और इसकी आकृति देखिएगा तो आप देख सकते हैं, आप लगा सकते हैं कि इसकी आकृति अब कैसी होगी, ठीक। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। तो इसकी आकृति जो होती है ये C हो गया, H4 में इसकी H इधर लग गया, 4 बॉन्ड बनेगा यहाँ पर HH। तो ये चतुष्फलीय होती है, ठीक, ये याद रखिएगा, सम चतुष्फलीय होती है। 24 का आंसर भी हो जाएगा। मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है। दलदली वाले क्षेत्र में या घास के जो आपको या आपको धान वाले जो खेत होते हैं उसमें आपको दलदली क्षेत्र बन जाता है, तो उसमें मीथेन गैस निकलता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विद्युत बल्बों में प्रयोग की जाने वाली गैस है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको आराम से अपने दिमाग से लगाना है। विद्युत बल्ब में कौन से इसमें से प्रयोग की जाती है, ये आपको बताना है, ठीक। आपके सामने ऑप्शन है। तो देखिए विद्युत बल्ब में वैसे तो आपको आर्गन का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन उसके साथ आपको किसका उपयोग किया जाता है, एक और आपको गैस का उपयोग किया जाता है, ये आपको नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक। ऐसे वायुमंडल में 78% के करीब नाइट्रोजन पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा हमारा वायुमंडल में। और सबसे ज़्यादा तो अब देखिएगा बॉल में उपयोग किया जाता है आर्गन, लेकिन ऑप्शन में आर्गन नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ये भी जल्दी आपको क्रिया नहीं करता है नाइट्रोजन। और 93% तो बॉल्ब में आपको कौन सा गैस रहता है, आर्गन रहता है। और आपको 7% कितना कौन सा गैस रहता है, तो नाइट्रोजन गैस रहता है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा बॉल्ब में। और बल्ब का जो आपको फिलामेंट बना रहता है विद्युत बल्ब, वो टंगस्टन का बना रहता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डी में स्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें से बताना है कि कौन सा लवण है जो कि मानव के हड्डी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक, ये आपको बताना है क्वेश्चन। तो ये आप देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फोट। कैल्शियम फास्फोट जो है ये सबसे ज़्यादा हड्डी में पाया जाता है। वैसे भी आप लोगों को पता है कि कैल्शियम बना होता है हड्डी के लिए। अगर हड्डी में चोट लगता है तो डॉक्टर आपको कैल्शियम की गोली देता है खाने के लिए कि हड्डी मजबूत हो जाए। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि जब 2 समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है। अगर 2 समानांतर दर्पण है उसके बीच में अगर कोई वस्तु रखिएगा तो आप देखिए इधर भी बनेगा प्रतिबिंब, फिर उधर सामने से टकरा के इधर बनेगा, मींस कि ये एक दूसरे के प्रतिबिंब टकरा कर आमने सामने बनते रहेंगे, ठीक। तो ये कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये आपको अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक। 2 समानांतर दर्पण के बीच में रखा जाता है, ठीक। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर A। अगर मान लीजिए हमारा पूरा शरीर, मान लीजिए हम 5 फीट के आदमी हैं, ठीक, और हमको पूरा शरीर अपना आईना में देखना है, तो कितने हम समतल दर्पण जो लाएंगे वो कितने लंबा लाएंगे, तो वो हम लाएंगे 2.5 फीट, मीन्स की कम से कम 1/2, मीन्स की हाफ होना चाहिए, आपके शरीर का हाफ होना चाहिए, तब आपका पूरा शरीर देख पाएंगे, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, इसका तो आंसर हो जाएगा अनंत वाला। ये आपको आईना से क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 के निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। सबसे अच्छा विद्युत का चालक इसमें से कौन होगा, ये आपको बताना है। तो सर्वोत्तम विद्युत का चालक जो होता है ये चांदी होता है, और उसके बाद क्या होता है, तांबा होता है, ठीक। तो चांदी सबसे अच्छा माना जाता है विद्युत का आपको सुचालक, ये ध्यान में रखिएगा, चांदी इसका आंसर हो जाएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी रेजर है, इसका आविष्कार किसने किया था, और इस कंपनी का आप सेफ्टी रेजर भी इस्तेमाल करते होंगे तो आप समझ जाएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, आराम से आप लगा सकते हैं ट्रिकली। इसका आविष्कार जो किया गया था जिलेट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जिलेट, ठीक। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है रिएक्टर बनाया गया था। जो हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया गया था वो किस सिद्धांत पर बनाया गया था, या हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपके सामने ऑप्शन देखिए, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो है ये आपको किस सिद्धांत पर, तो ये आपको नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। किसके, नाभिकीय संलयन, ये ध्यान में रखिएगा। और इसका कौन, हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था। एडवर्ड टेलर ने किया था, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जैसे कि ये सूरज जो है ना, सूरज सन का भी आपको जो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक बदलते हैं तो उसमें ऊर्जा निकलता है, वैसे ही आपको हाइड्रोजन बम में भी होता है, ठीक। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर C। और अगर परमाणु बम की बात करें तो वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है कि आप लोगों को जवाब देना है। आज का आपके लिए ये प्रश्न है कि कार्य का SI मात्रक क्या होता है, ठीक। ये कार्य जो होते हैं, वर्क होते हैं, उसका SI मात्रक क्या होता है, आपके सामने ऑप्शन है। और सभी लोगों को ये क्वेश्चन का जवाब लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना क्वेश्चन 30 में से सही हुआ वो लिखिएगा, और उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब लिखिएगा। कार का SI मात्रक क्या होता है, ठीक। ये आपके सामने ऑप्शन है।
और आपको लिखना है, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। इसका जो आपको पहले चारों पार्ट हुआ है मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा और वहाँ से वो चारों पार्ट भी देख लीजिएगा। और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूरा मैं लूसेंट से क्वेश्चन करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका साइंस में कभी फंसने वाला नहीं है, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।